भारत की जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन करें। भारत की जलवायु मॉनसून प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती है। इसी के आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायवी दशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं, जिनके नाम हैं: पहला, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहां सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। दूसरा, शुष्क जलवायु, जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक होने पर यह मरुस्थल होता है। तीसरा, गर्म जलवायु, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। चौथा, हिम जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अगला प्रकार है बर्फीली जलवायु का, जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन के जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों S को अर्ध मरुस्थल के लिए और W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे F पर्याप्त वर्षण, M शुष्क मॉनसून होते हुए भी वर्षावन, W शुष्क शीत ऋतु, H शुष्क और गर्म, C 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और G गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। आइए अब हम जानने का प्रयास करें कि मॉनसून का भारत के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, मॉनसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पर आधारित है। दूसरी, हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। तीसरा, मॉनसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। चौथा, वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा और बाढ़ का कारण बनती है। पांचवा, भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं हैं। छठा,
मॉनसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है। सातवां, उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। आठवां, भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। आइए अब हम भूमंडलीय तापन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद भी सुना होगा अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैसें कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं। इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापन में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कोई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमनियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जलसिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ की समाप्ति से पूर्व आप एल नीनो और भारतीय मॉनसून के रिश्ते को भी जान लें। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट हो जाता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाओं को शामिल किया जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा
पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पहला, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। दूसरा, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। तीसरा, प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिण गोलार्ध में गर्मी दिसंबर के महीने में होती है। भारत में मॉनसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मॉनसून के आगमन से 5 से 10 दिनों की देरी हो गई थी। मॉनसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती, जो कि 18 डिग्री दक्षिण तथा 149 डिग्री पश्चिम पे स्थित है, तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन, जो कि 12.5 डिग्री दक्षिण तथा 131 डिग्री पूर्व पे स्थित है, के बीच पाए जाने वाले वायु दाब के अंतर को मापकर मॉनसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों, मापदंडों के आधार पर मॉनसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगाता है।